आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की जिसको लेकर के हलचल मच गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुरी तरह से फटकार लगाई है और बुलडोजर जो पॉलिटिक्स की जा रही बुलडोजर पर, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। जी हां, इलाहाबाद में जिस तरह से प्रोफेसर अली अहमद फातमी और वहां के एक वकील और 3 दीगर 5 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया था और नोटिस दिए जाने के महज 24 घंटे के अंदर अंदर बुलडोजर चलाया गया, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की समाअत करते हुए फटकार लगाई और कहा कि यह मुमकिन कैसे है, ये क्या आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो और इसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा कि नागपुर के मामले में भी वहां के हाई कोर्ट ने कहा कि आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप बुलडोजर चला सकते हैं। अगर गुनहगार कोई घर का एक फर्द है तो बाकी फर्द तो गुनहगार नहीं है, लेकिन आप सबको सजा दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना अहम है, इस सिलसिले में हमने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं फरमान अहमद नकवी, उनसे बात की है और इसके साथ साथ माहिर कानून ए रहमान से हमने इस पूरे मसले पर कि आखिर ये हल कैसे होगा, क्या नतीजा निकलेगा, सरकार पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, ये जो बुलडोजर की पॉलिटिक्स है इस पर कैसे रोक लगाई जाएगी, तो इस पर दोनों जो माहिर कानून हैं, एडवोकेट्स हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है, बड़ी अच्छी बातें सामने आई हैं और उन बातों को सभी को सुनना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या वहां पे ऑर्डर किया है और अब क्या होने वाला है। तो ये देखिए। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कि जिसमें यूपी सरकार ही नहीं बल्कि एक कल के फैसले में जो हाई कोर्ट का था, यानी बुलडोजर एक्शन पे खास तौर से मैं बात करूंगा, क्योंकि नागपुर के मामले में जहां हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला देते हुए रोक लगा दी बुलडोजर पर, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में जहां यूपी सरकार को एक जोरदार फटकार लगाई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मामले उलझा भी दिए हैं। कैसे मामला उलझ गया, कहां पे फंस गया, क्या है पूरा मामला, इस पे हम बात करेंगे। दरअसल बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बुलडोजर एक्शन की बात आती है तो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कोई मुल्जिम है, लेकिन मुल्जिम पूरा घर तो नहीं है, लेकिन घर को गिराना वो भी बगैर नोटिस दिए अचानक, और अचानक जो है वो बिल्डिंग नाजायज हो जाती है, गैर कानूनी हो जाती है, अनऑथराइज हो जाती है, न जाने क्या क्या, यानी 24 घंटे में सब कुछ सरकार को पता चल जाता है और उस पर बुलडोजर चल जाता है और उसका पॉलिटिकल जो क्रेडिट लेने की बात आती है, दरअसल खतरनाक वो है। अब आप देखिए नागपुर के मामले में जिस तरह की चीजें वहां सामने आई हैं, सब आप जानते हैं कि औरंगजेब को लेकर के, उनकी कब्र को लेकर के एक तूफान खड़ा किया गया। कार सेवा करने वाले जो बजरंग दल और वीएचपी वालों ने ऐलान कर दिया कि हम तो बाबरी मस्जिद जैसे गिराई थी उसी तरीके से औरंगजेब की कब्र को गिराएंगे। उसके बाद नागपुर में दंगा हो गया उस मकाम पे कि जहां कभी दंगा नहीं हुआ। अब 500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई, 6 लोगों को देशद्रोही करार दे दिया गया, 2 लोगों के घरों पर बुलडोजर, मैं बात कर रहा हूं जो फहीम खान है और यूसुफ शेख, लेकिन वो चले गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और बड़ी तशवीश का इजहार किया और BMC को बाकायदा नोटिस जारी किया और अगली समाअत अब ये बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को होगा, समाअत होगी। इसके अलावा दूसरी तरफ आए तो यूपी में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन किया गया था, खासतौर से प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब के खिलाफ किया गया था और इसके साथ साथ वहां पे एक वकील थे और वकील के अलावा वहां पे 3 दीगर लोग, यानी 5 लोगों के खिलाफ उस पर भी बहुत अफसोस जाहिर किया। तो मैं बहुत जल्द हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फरमान अहमद नकवी साहब
और इसके साथ साथ हमारे साथ अभी जुड़ गए थे लेकिन शायद चले गए रोके माहिर कानून ए रहमान साहब, मैं उन्हें भी अभी स्क्रीन पर लाऊंगा। सबसे पहले फरमान साहब को मैं स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। फरमान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फरमान साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर तो बड़ा सख्त एक्शन लिया, ऐसा कहा जा रहा है, फटकार भी लगा दी, ये तमाम चीजें कर दी, लेकिन जब हम फैसले को देखते हैं, हालांकि फैसले कॉपी हमें नहीं मिली है, जो न्यूज में चल रहा है उसी को अभी हम लेकर के बात कर रहे हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जो माहिर कानून है ए रहमान साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बुलडोजर एक्शन जिस तरह से एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, तशवीशनाक ये है। बाकी गैर कानूनी कोई चीज है, अगर उसे गिराया जा रहा है, कोई किसी को एतराज नहीं होगा। तो फरमान साहब, ये जो फैसला आया है खास तौर से इलाहाबाद के मामले में और यूपी में जो बुलडोजर एक्शन है, यूपी सरकार को फटकार तो लगाई लेकिन उसमें कई पेचीदगियां भी पैदा की है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, जो बुलडोजर एक्शन पे फैसला कैसे देखते हैं फरमान साहब? वेलकम करने लायक फैसला कि अल्टीमेटली सरकार का एक एक्शन था जिसकी वजह से इलाहाबाद के कुछ मानिंद शहरियों का घर गिराया गया, 5 घर गिरा दिए गए और 24 घंटे की नोटिस के बाद, 24 घंटे भी नहीं बीता था उनका, मतलब पूरी तरह से आदमी को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया गया, घर गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक एक्शन तो लिया कि साहब ये गलत गिराया गया। देखिए, सिर्फ एक ही चीज इसमें सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श है इस पूरे फैसले में कि गवर्नमेंट का तरीका, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस को गिराया, इस तरह से मकानात को गिराया बुलडोजर से, ये गलत था। अब रही बात ये कि उसको चूंकि 24 घंटे का वक्त दिया था, नोटिस दिया था, नोटिस के अगेंस्ट अपील की 27/2 अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में अपील का वो है, तो अपील इनको फाइल करने का इन 5 लोगों को मौका नहीं दिया गया और मकान गिरा दिया गया। तो यहां से अब सरकार की गलतियां शुरू होती है। पहले तो नोटिस उन्होंने दिया और इन्होंने क्लेम ये किया झूठा कि हमने इसके पहले भी और कई नोटिस इनको दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसबिलीव कर दिया, ये कहते हुए कि वो सब आपने चस्पा करने वाली नोटिस थी, चस्पा वाली नोटिस को हम ज्यादा बिलीव नहीं करते। लेकिन आपने जो इनको नोटिस, ये वाली लास्ट नोटिस दिया, ये आपने रजिस्ट्री से दिया और 24 घंटे का इसमें वक्त दिया इनको और 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मकान गिरा दिया। इसके अगेंस्ट इनके पास अपील का प्रोविजन था, अपील आपने फाइल करने का मौका नहीं दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये अपील फाइल करेंगे, एक अंडरटेकिंग ये देंगे कोर्ट में कि साहब हम इस नोटिस के अगेंस्ट हम अपील में जाएंगे। वो अपील फाइल होगी कमिश्नर के यहाँ अपील फाइल करेंगे और जो अगर मकान बनवाते हैं, अगर मकान बनवाना चाहेंगे तो अपने खर्चे से मकान बनवा लेंगे। लेकिन इसमें जो पेच आया वो ये आया कि मकान बनवा लेंगे, अगर अपील आपकी खारिज होती है तो आप अपने ही खर्चे पर उसको गिरवा भी देंगे। ये जो चीज है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा सरकार के हक में एक तरह का फैसला दिया, इसलिए कि जो कुछ भी हुआ, चलिए आपने बहुत गलत किया, आपने नोटिस टाइम से नहीं दिया, आपने प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड न करके नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करते हुए आपने इनको मकान भी गिरा दिया। लेकिन अब सरकार को क्या इससे सजा मिली? इस तरह की हरकतें, देखिए बेसिक बात होती है किसी भी जजमेंट का, एक जो तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, वो तादीबी कार्रवाई इसमें नहीं की गई कोई, और वो बेसिकली होना ये चाहिए था। जहां तक मेरा समझ है भाई, मामूली सी समझ मेरी है, अभी तो जजमेंट भी नहीं देखा, बहरहाल जो न्यूज रिपोर्ट जैसे आपने रेफर किया मैंने भी देखा बार एंड बेंच और एक और चैनल पे, तो उन्होंने यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब ये अपना अंडरटेकिंग दें, अपील फाइल करें, अपील फाइल करने के बाद इनका मकान अगर ये बनवाना चाहते हैं तो अपने खर्चे पे बनवा लें।
बनवाने के बाद अगर ये अपील हार जाते हैं और उसके खिलाफ जो भी इनके पास रेमेडी हो वो सब अवेल करने के बाद अगर ये गिरना, अगर इनके खिलाफ फैसला होता है तो इनको मकान अपने खर्चे पे गिराना पड़ेगा। तो यहां पे आकर के मामला थोड़ा सा सरकार को एक तरह की राहत हुई कि ठीक है ये मकान बनवाए भी और गिरवाए भी अपने से। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि वो आदमी अपना मकान क्यों बनवाएगा जब उसके सर पे एक तलवार लटकी हुई। बेसिकली होना ये चाहिए था, जहां तक मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का करना ये चाहिए था कि भाई इनको आपने अपने हिसाब से नोटिस दिया, अपने हिसाब से आपने इसको गिरवा दिया, लेकिन चूंकि आपने वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस किया है तो अब आप इनकी जमीन का जो ये फ्री होल्ड वाला पोर्शन है, फ्री होल्ड वाली एप्लीकेशन इनकी पेंडिंग है, फ्री होल्ड होना है, लीज की लैंड थी ये 96 में लीज हो गई थी। उसके बाद इन्होंने जब खरीदा उसके बाद इन्होंने पैसे भी जमा कर दिए थे कुछ, जहां तक मेरी नॉलेज में है, सब्जेक्ट टू करेक्शन बाई फातमी साहब। तो वो पैसे जमा थे तो इनको सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था, जहां तक मेरा मानना है, कि इसको आप लीज इनकी जो है रिन्यू कर दीजिए आप, और रिन्यू करने के बाद इनका मकान ये बनाना चाहें तो बनाए, और अगर ये अपील हारते हैं तो उस सिचुएशन में यहां तो नक्शा पास होना और ना होने की बात है ना, लीज तो रिन्यू होना है दूसरे सिचुएशन में। तो लीज अगर रिन्यू हो जाएगी तो जमीन तो इनकी रहेगी। यहां तो हो ये रहा है, इस ऑर्डर से सरकार के हौसले बढ़ जाएंगे कि ठीक है जाए बनवा लें, हम कल को फिर ये अपील। अच्छा, अपील किसके यहाँ फाइल होगी? सरकार के ही नौकर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ। जो कमिश्नर जो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के अंडर में काम करते हैं, तो अगर वो फैसला इनके हक में नहीं आता, ये जाएंगे फिर हाई कोर्ट, रिट फाइल करेंगे, फिर रिट में जो ऑर्डर होगा अगर फेवर में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो पूरी कार्रवाई ये करते रहेंगे, लेकिन इनको रिलीफ अल्टीमेटली कोई नहीं है। ये मकान अपने पैसे से बनाए और अपने पैसे से गिराए। सरकार को सारी रिलीफ है, लीज भी आपने रिन्यू नहीं किया, पैसा इनका जमा है वहां पे, उस पैसे के जमा होने के बावजूद आपने लीज रिन्यू अगर नहीं की है तो इसका पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए? सरकार को, या कि जो एप्लीकेंट है जिसकी जमीन है या जो लीज रिन्यू कराना चाहता है उसको? तो यहां तो सजा दोनों हालत में इन प्रोफेसर साहब को और इनके घर वालों को, या और जो इनके और जुल्फिकार साहब जो मेन पिटिशनर इसमें हैं उनको, उन लोगों को मिली। तो ये थोड़ा सा एक मुबहम सी बात रह गई, जो शायद सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अपील का फाइल करने का इनको तो रास्ता खोल दिया, लेकिन बाकी और चीजें जो हैं वो मुनासिब मुझे नहीं लग रही। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए देखिए सख्त लहजा इख्तियार करना, तबसरे करना, वो सब अपनी जगह है, लेकिन जो होनी चाहिए जिस तरह की कार्रवाई बुलडोजर के खिलाफ, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है रहमान साहब की, फरमान साहब, रहमान साहब की, ये पूरा एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, डराने का, खौफ पैदा करने का। और इसमें अभी हम देख रहे थे एक वीडियो कि एक छोटी सी बच्ची अपना झोला बस्ता लिए और वो भाग रही घर के अंदर से, बुलडोजर चल रहा है, वो जान बचा के भाग रही। मतलब इतनी ऐसी दर्दनाक तस्वीर ये जो हो जाता है अचानक। कई ऐसे मामले हैं, मध्य प्रदेश में मामले ऐसे सामने आए, महाराष्ट्र का मामला तो बिल्कुल नागपुर का ताजा है। क्या लग रहा है आपको रहमान साहब की ये जो पॉलिटिकल ये पूरा मामला बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ठीक है फैसला दे रहा है, लेकिन कहीं कोई हमें असर तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरीके की कार्रवाई हो रही है, उसी तरीके की बयानबाजी हो रही है, और सरकार में बैठे लोग जो ये समझ रहे हैं कि बुलडोजर बाबा वो खुश भी होते हैं, तो फिर फायदा क्या है? रहमान साहब, पहले तो मैं इस ऑर्डर के बारे में एक बात अर्ज कर दूं। जैसा कि फरमान साहब ने कहा, इन्होंने न्यूज रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ लिया, आज लाइव लॉ पे आ गया है, और इसमें ऑर्डर में ये न्यूज रिपोर्ट जो है वो फॉल्टी है, इन्होंने गलत रिपोर्टिंग की है।
अगर फरमान साहब ने जहां भी न्यूज पढ़ी है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें इसमें बिल्कुल साफ कही हैं। पहले तो आप बुनियादी तौर पर ये चीज समझ लीजिए, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि ऐसा कोई कानून नहीं पाया जाता पिनल कोड में या किसी भी स्टैट्यूट में कि अगर कोई आदमी डिफॉल्ट करे किसी भी तरह का। इन लोगों ने तो शुरुआत ये की थी कि अगर कोई शख्स किसी क्रिमिनल केस में मुलजिम बन गया है तो उसका घर गिरा दो जाके। भाई किस कानून के तहत? ऐसा कोई कानून पूरे मुल्क में कहीं नहीं पाया जाता कि अगर किसी आदमी ने, देखिए इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन कर दिया लोगों ने, क्या उन लोगों के घर गिरा दिए गए? या इससे भी ज्यादा घिनौने जो जराइम करते हैं लोग, जो इक्तिसादी जराइम करते हैं लोग और हजारों करोड़ पैसा लेकर भाग जाते हैं, खा जाते हैं, गबन करते हैं, क्या उनके घर गिराए जाते हैं? तो ये था तो एक सियासी ही मामला जो खास तौर पर उसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया था और ये ली गई कि साहब ये तो क्योंकि मुजरिम है, मुलजिम है, इन्होंने बड़े ऐसे जराइम किए, वैसे जराइम किए, इनका घर गिरा दो। भला बताइए, ऐसा कोई कानून नहीं है। और जायदाद और जमीन से मुताल्लिक जो कवानीन है और दूसरे स्टैट्यूट्स हैं उनमें भी ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। हाँ, अब इन्होंने ये बाद में गवर्नमेंट ने यानी यूपी गवर्नमेंट ने ये कहा कि साहब अगर सरकारी जमीन पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया और नाजायज तरीके से वो घर बनाया है तो हम तो उसको गिराएंगे। चलिए यहां तक ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर में देखिए ये फातमी साहब वाले मामले का ऑर्डर है जिसमें एक वकील भी है, इसमें उसका भी घर गिराया गया इसी तरह। और कई लोग हैं, 5 लोगों ने गालिबन, जहां तक मुझे याद पड़ता है फातमी साहब के साथ 5 लोग थे जिन्होंने पिटीशन की थी। तो अब ये देखिए कि ये ऑर्डर जो, एक तो मैं ये अर्ज करूं कि ये ऑर्डर है, ये जजमेंट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को ओपन रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ इन्हीं बुनियादों पर जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हें किसने ये हक दे दिया कि तुम किसी का घर गिरा दो जाके, और वो भी बगैर नोटिस के। तो इन्होंने ये कहा कि हमने इनको दिसंबर में भी नोटिस दिया था, जनवरी में भी नोटिस दिया था, और फिर लेकिन बाद में इनको जो नोटिस दिया गया वो 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को डिमोलिशन की कार्रवाई कर दी गई, जिसका नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा ये कैसा नोटिस हुआ? इस दौरानिये में क्या वो अपील कर सकता था? क्या वो किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकता था? और दिसंबर और जनवरी वाले नोटिस को उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। क्या उन्होंने प्ली ये ली थी? झूठ बोला था गवर्नमेंट ने, झूठ बोला था सरकारी वकील ने वहां आकर के हमने वो फिक्स कर दिए थे। अच्छा, फिक्सचर का जो कानून है सीपीसी में और सीआरपीसी में भी है, फिक्सचर का जो कानून है वो ये है कि आप उस वक्त करेंगे फिक्सचर जब आपने ऑर्डिनरी कोर्स में नोटिस भेजा हो और वो उसको पहुंचाना हो या उसको रिसीव ना कर रहा हो, भाग रहा हो, उसको अवॉइड कर रहा हो नोटिस को, तो फिर आप पब्लिकेशन और फिक्सचर दोनों के प्रोविजंस मौजूद हैं कि दीवार पे लगाइए, अखबार में निकलवाइए, और उसके बाद भी कार्रवाई 3 महीने बाद कार्रवाई होती है सीपीसी में। तो खैर, तो अब इन्होंने ये प्ली ली कि हमने मार्च में जो नोटिस दिया था, 2 नोटिस पहले दे चुके थे और फिर मार्च में 6 मार्च को नोटिस दिया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है 6 मार्च को तुमने नोटिस दिया और 7 मार्च को डिमोलिशन कर दिया, तो वो क्या नोटिस हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है उस ऑर्डर में कि हमारे जमीर को झंझोड़ के रख दिया है तुम्हारे इस एक्शन ने, और हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हम बहुत सख्त, उन्होंने ये भी कहा ऑर्डर में कि हम ये जो वाक़या हुआ डिमोलिशन का और ये पूरा इसकी रोशनी में, इसके हकायक की रोशनी में हम ऑर्डर निकालेंगे और हम तुम्हें ये भी हुक्म दे सकते हैं कि तुम अपने खर्च पे इनके घर बनाओ। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है और पूरा ऑर्डर अगर आप पढ़ें तो बिल्कुल वो साफ हो जाता है कि उसको उन्होंने, जैसे अभी फरमान साहब कह रहे हैं कि वो कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर के बाद हाई कोर्ट के पास जाएंगे, मेरे नाचीज ख्याल में उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑर्डर की रोशनी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर एंड व्हाइल द सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर एनीथिंग दैट टेक्स प्लेस, जो कुछ भी होता है इसके बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है, ऑर्डर किया है, तो वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर कल को किसी भी तरह की कोई गड़बड़ और होती है। और इस मामले में जो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह के मामलात हैं, ऑर्डर में उन्होंने ये भी लिखा है कि हम तुम्हें ये ऑर्डर दे सकते हैं कि तुम अपने खर्च पर इनका मकान बनाओ, लेकिन अगर ये बनाएं तो
तो इनको कोई इसमें दिक्कत नहीं है, दुश्वारी नहीं है, क्योंकि कोर्ट केस की मेरिट्स पर जब तक फैसला ना हो जाए उस वक्त तक प्यूनिटिव एक्शन लेना, यानी ताजीरी हुक्म निकालना या ताजीरी अमल करना कतई गैर कानूनी है। अभी क्या साबित थोड़ी हो गया है कि वो गैर कानूनी था कब्जा या वो कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी था। ये तो आपका नोटिस है, नोटिस की स्टेज के ऊपर आप प्यूनिटिव एक्शन ले रहे हैं। बहुत सख्त अल्फाज उसमें हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई रिलीफ दिया हो, एक्सेप्ट ये कि अगर कल को मेरिट्स पर आप सही साबित होते हैं तो फिर उसकी रोशनी में हम कहेंगे जो कुछ कहेंगे। अभी तो मेरिट्स पर हम ये भी वही हैं जहां आप हैं, यानी दोनों, पिटिशनर भी और गवर्नमेंट भी, क्योंकि ये मेरिट पर फैसला नहीं हुआ है। अभी किसी ने भी नहीं किया मेरिट पर फैसला, गवर्नमेंट ने भी नहीं किया मेरिट पर फैसला। कहां है मेरिट पर फैसला? सिर्फ नोटिस की बेसिस पर किया है आपने जो कुछ भी किया है। तो मैं नहीं समझता पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई रिलीफ दिया गया है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि सियासी हालात को देखते हुए किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट एक थोड़ा सा नरम गोशा भी नहीं कहना चाहिए उसे, क्योंकि ये मामला तो कानून का है, वो कानून की बात करते हुए कोई नरम गोशा तो इख्तियार नहीं कर सकते। लेकिन जो मूड है, मूड कह लीजिए आप उसको, अगर आप पूरा ऑर्डर पढ़ें तो मूड से ये लगता जरूर है कि कहीं अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश आती है सामने तो वो गवर्नमेंट के हक में बात कर देंगे, लेकिन अभी तक की नहीं है। अभी तक तो जब उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या तुम्हारे इस अमल से हमारे जमीर को ठेस पहुंची, हमारे जमीर को झिझोड़ कर रख दिया तुम्हारी इस हरकत ने कि ये क्या हो रहा है, और हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम तुम्हें ऑर्डर कर सकते हैं कि यूं करो यूं करो, ये सारी बातें उसमें हैं। लिहाजा अब सूरत हाल कानूनी जो आती है वो ये आती है कि बैक टू स्क्वायर ए है वो, और जो नोटिस आया है उस नोटिस की बुनियाद पर उनके सामने कानूनी रास्ता ये है कि वो अपनी मेरिट पर अपनी सबूत शवाहिद पेश करें, अपील के दौरान बताएं कि ये फ्री होल्ड था नहीं था, और उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किया था। और अगर उनकी वो मेरिट साबित होती है तो मैं नहीं समझता कि कमिश्नर जो है उनकी अपील को ठुकरा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, ये मामला ओपन है। अगर कल को कमिश्नर या किसी भी स्टेज पर उनके खिलाफ इस मामले में कोई गैर कानूनी का एक्शन होता है तो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं इस ऑर्डर की रोशनी में। बिल्कुल, ये एक बात तो क्लियर हो गई कि एक्शन एक तरीके का अच्छा, और जजमेंट तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि जो भी तबसरा किया है या ऑर्डर किया है वो एक अच्छे ऑर्डर के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन फरमान साहब, मैं असल में हमारा जो मसला है जो हम बात करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तमाम बातें करता है, लेकिन बुलडोजर तो कहीं रुक ही नहीं रहा है। बुलडोजर कहीं धौंस जो जमाया जाता है बिल्कुल से, नागपुर से लेकर के और बिहार से लेकर हर जगह, तो ये मतलब इस पे कैसे रोक, क्या कहीं कोई आपको रोशनी दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट का कहीं कोई असर भी होगा इस बुलडोजर के? क्योंकि बयान भी आते हैं ना, बयान भी लीडरों के आते हैं, और वो लीडर जो सरकार में है वो बयान देते हैं, धमकी एक तरीके से देते हैं खुल्लम खुल्ला। तो ये धमकी के खिलाफ जब मतलब धमकी देते, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद क्यों नहीं इसका नोटिस लेता कि भाई जब हमने ये ऑर्डर किया, ये हमने बातें कही है, आप कैसे कर सकते हो? ये क्यों एक भी एक्शन तो मुझे दिखता नहीं अभी कि जिस पे हो गया हो साहब कि ये लीजिए कार्रवाई हो गई, आपकी मिनिस्ट्री चली गई, आप एमएलए हैं तो आपकी मेंबरशिप को हमने रोक दिया कि आप पहले आइए, कोर्ट बताइए क्यों आपने ऐसा, कहीं दिखाई तो नहीं देता। तो फिर क्या मतलब है? फरमान साहब बस थोड़ा से बताओ। 2 मिनट लूंगा। रहमान साहब की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने वो फैसला देखा नहीं। अभी अगर लाइव लॉ पे आया है तो लाइव लॉ का अभी वो मिला नहीं मुझे, जजमेंट में देखने को नहीं मिला। आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया, बहुत अच्छा हो गया कि आपसे बात भी हो गई, आपके वो हो गया। और आप मुमताज साहब से उसको शेयर कर दीजिए तो हम भी देख लेंगे, हम इनसे ले लेंगे। पता नहीं क्यों मेरे पास नहीं आया, ठीक है ना जी? तो वो उससे अच्छा रहेगा कि मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो, चूंकि हमने तो बार एंड बेंच की रिपोर्ट पढ़ी और डेक्कन हेराल्ड की, उसमें यही बातें थी, इसलिए मैंने अपना एक नतीजा अखज़ किया।
बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है उसको पोजीशन को क्लियर कर लिया। अब रही बात मुमताज साहब के सवाल की, तो देखिए ऐसा है कि कोर्ट्स की जहां पावर बहुत ज्यादा है तो अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। उन लिमिटेशंस में रह करके कोर्ट्स को अपने फैसले करने होते हैं। उन्हीं लिमिटेशन के तहत जो अभी नवंबर में जो फैसला आया था बुलडोजर के सिलसिले में, गाइडलाइन लेट डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें उन्होंने एक गाइडलाइन, पूरी गाइडलाइन लेट डाउन किया था कि साहब देखिए आप नोटिस देंगे, एक वक्फा देंगे उनको, एक पीरियड देंगे, उस पीरियड के बाद वो अगर अपना आपकी नोटिस के हिसाब से कंप्लाई कर देते हैं ऑलराइट, अदरवाइज अगर वो जाना चाहे अपील में तो अपील में जाए वो सब। लेकिन डिमोलिशन जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नोटिस देते ही डिमोलिश नहीं करें, आप डिमोलिश तब करेंगे जब अल्टीमेटली फाइनल कोई ऑर्डर हो जाएगा। अब यहां पॉलिटिकल लेवल पे चूंकि अब अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी दिल्ली में आप तो हैं, रहमान साहब भी दिल्ली में है, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट वाला कजिया चल रहा है कि पैसे रिकवर हो गए और नोट कहाँ गए और नोट आ गए और जल गए और ये हो गया वो हो गया, और जैसे ही ये मामला हुआ अगले दिन कुछ बीजेपी के इनसाइड लोग जो हैं, जो रूलिंग पार्टी के इनसाइड जो बहुत क्लोज बड़े लोग, उन्होंने बयान देना शुरू किया कि नहीं साहब ये तो कॉलेजियम सिस्टम तो नहीं चल सकता, इसको तो खत्म करना पड़ेगा। सवाल यह है कि आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि कॉलेजियम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे मामलात जो हैं ये वो हैं, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो लिमिटेशन है या हाई कोर्ट की जो अपनी लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में रह करके वो काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने गाइडलाइन लेट डाउन किया है तो उसमें सबको बराबर का मौका देने की बात कह करके लेट डाउन किया है। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, उस आदमी को जिसका हक है उस जमीन के ऊपर, उस मकान के ऊपर, उसको पूरा मौका, सरकार को भी अपना काम करने का। ये सब गाइडलाइन इस बिना पे बनी। यहां किसी की कोई सुनवाई नहीं, यहां हम जो करेंगे वो सरकार है, हमने ये तय कर लिया कि हम सरकार हैं, हम जो करेंगे वो हमारा वो है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप ये उम्मीद करें उनसे कि वो कानून के दायरे में रह करके काम करेंगे। जो कुछ भी वहां हुआ अभी नागपुर में, हाई कोर्ट ने कितना फटकार लगाई, उसके नोटिस कोर्ट में फाइल हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद भी मकान गिर गया। बाद में अब हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई वो और लोगों का फायदा हुआ, कुछ भला होगा उसका, लेकिन फहीम का तो मकान गिर गया। अब ऐसी सिचुएशन में आप ये उम्मीद न कीजिए प्रेजेंट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से कि वो सब कुछ कानून के दायरे में रह करके करेगा। अदालतों की अपनी लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के तहत वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पावर्स बहुत ज्यादा है। इस सरकार की जो पावर्स है उससे कहीं ज्यादा है। बस ये है कि वो अपनी उन लिमिटेशंस को तोड़ के बाहर निकलना नहीं चाह रहे, नहीं करना चाहते, न कर सकते। इसलिए ये सारा जो कमजोरी आपको दिखाई दे रही है, जो आप जिनको आपने बयान किया, जो बयानिया है वो बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता कि तुम्हारी एमएलए-शिप कैंसिल कर दी जाएगी, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर जो है उसको। लेकिन वहां पे चीफ मिनिस्टर या एमएलए कुछ नहीं होता, वहां पे जो भी कोर्ट के सामने होता है वो चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये होते हैं सामने। सजा अगर मिलेगी तो उनको मिलेगी। जिस दिन उनको सजाएं मिलना शुरू हो जाएंगी, अपने आप ये जो महकमा है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कहे जाते हैं, उनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर 2-4 लोगों को, 2-4 चीफ सेक्रेटरी, 2-4 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 2-4 होम सेक्रेटरी, 2-4 डीजीपी, ये जब जेल जाने लगेंगे तब अपने आप रुकेगा। तब इनको ये लगेगा, ये ब्यूरोक्रेसी को, कि साहब देखिए हम तो इनके भरोसे पे सारी लड़ाई लड़ डालते, लेकिन ये तो हमको भी नहीं बचा पा रहे, हम तो जेल चले गए। हमारा कांस्टेबल ही हमको पकड़ के डीजीपी साहब को जेल में डाल दिया, मेरे कांस्टेबल ने डाल दिया। जिस दिन ये नौबत आएगी उसी दिन ये सही होगा। एमएलए एमपीज को जेल भेजने से अब कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली सारी ताकत ब्यूरोक्रेसी के पास है। ब्यूरोक्रेसी जो कर रही है वो इनके इशारे पे कर रही है और इनके गुलामों की तरह से कर रही है। इसलिए वहां से कुछ ना कुछ अब रास्ता निकलेगा, वही रास्ता है और कोई रास्ता है।
बिल्कुल बिल्कुल। दो मिनट सिर्फ बचे हैं रहमान साहब। 2 मिनट में जो फरमान साहब ने कहा, तो क्या फिर कुछ नहीं होगा, या मुस्तकबिल में कुछ ऐसा हो सकता है, कोई एक्शन लिया जाएगा, है क्या? मतलब कैसे फिर रुकेगा ये? मैं उसको जरा सादा अल्फाज में बयान कर देता हूं। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, 100%। ऐसा है कि जिसको हम इख्तिदार कहते हैं ना, पावर जिसको हम कहते हैं, वो होती है पॉलिटिकल पावर, सियासी इख्तिदार। वो ये अदालतों की पावर नहीं होती। अगर अदालतों की पावर का अंदाजा लगाना हो तो आप हिटलर की, जब हिटलर पावर में आया था तो उस वक्त क्या हालात थे और उसने क्या किया आकर अदालतों का और एजुकेशन सिस्टम का। सबसे पहले उसने जुडिशरी को खत्म कर दिया था ताकि कोई बोलने वाला ही ना हो। लेकिन यहां पर एब्सोल्यूट पावर है इन लोगों के पास। दे आर ड्रंक विद पावर, इख्तिदार के नशे में चूर हैं ये बहुत बुरी तरह से, और ये कुछ भी कर सकते हैं। अब रही बात तुम्हारी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये कर दे वो कर दे, वो सुप्रीम कोर्ट जो जिन लिमिटेशंस का जिक्र फरमान साहब कर रहे हैं, वो लिमिटेशंस ये होती हैं कि उनके अहकामात को इंप्लीमेंट तो पॉलिटिकल पावर के जरिए ही किया जाता है। यानी पुलिस है, आर्म्ड फोर्सेज है, दूसरी चीजें हैं, वही तो इंप्लीमेंट करती है सुप्रीम कोर्ट के किसी भी हुक्म को। अब फर्ज कीजिए वो नहीं करते इंप्लीमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? आज एक सख्त ऑर्डर निकाला, कल उसकी नाफरमानी देखकर, उसकी डिसोबीडियंस देखकर उससे भी सख्त ऑर्डर निकाला, वो फिर नहीं करते और उनका रवैया ये होता है कर लो क्या करते हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट रूम में बैठा हुआ जज थोड़ी उठकर बाहर जाएगा बंदूक लेकर कि चलो ये करो और वो करो। और क्योंकि एब्सोल्यूट पावर है इस वक्त, पॉलिटिकल पावर है उनके हाथ में और इंप्लीमेंट उन्हीं को करना है। तो ये है लिमिटेशंस, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अदालत की ये है लिमिटेशन। अब जज लोया का किस्सा याद कर लीजिए, जस्टिस गोगोई का किस्सा याद कर लीजिए, रातों रात जिसको अपना चोला बदलना पड़ा, जून बदलनी पड़ी। तो गवर्नमेंट, ये सियासी इख्तिदार कुछ भी कर सकता है, ये बात सब लोग जानते हैं। जज जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं वो भी ये बात जानते हैं कि आज ये भी मुमकिन है कि आज एक बहुत सख्त ऑर्डर निकाले सुप्रीम कोर्ट का जज और अगले दिन वो जज ही ना रहे, तो क्या कर लेंगे आप? ये तमाम ये है लिमिटेशंस। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, वरना तो वो हुक्म जो है कागज पे लिखे हुए चंद अल्फाज हैं, इससे ज्यादा क्या है। लेकिन ये है कि अगर पॉलिटिकल सेटअप में कोई तब्दीली आती है, कुछ हालात ऐसे लग तो रहे हैं अब देखकर, नायडू और नीतीश का जो इस वक्त रोल है सियासत में, उसको देखकर लग रहा है कि कोई गड़बड़, शायद बड़ी गड़बड़ हो और ये सियासी सेटअप तो इस वक्त मौजूदा है, ये टूट जाए किसी तरह। तो कुल मिला करके बात रहमान साहब यहीं पे आके रुक गई कि जो कुछ होगा वो सियासी तब्दीली और इक़्तिदार की तब्दीली और नजरियात की तब्दीली, वही मेरे बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जरूर है। लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और जहां तक सियासी रुकावट नहीं होती सरकारें भी उन पे इम्प्लीमेंट करती हैं। लेकिन जहां उनका मफाद होता है, मैं समझता हूं कि फिर कोई चीज काम नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, रहमान साहब आपका और फरमान साहब आपका, कि हमसे जी बताएं जी। तो देखा आपने कि किस तरह से दोनों जो माहिर कानून है उन्होंने अपनी अपनी राय पेश की है। लेकिन एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट कितना ही सुप्रीम हो, लेकिन पॉलिटिकल जो पावर है, जो इख्तिदार का पावर है, वो भी सामने नजर आ रहा है, वो भी उन्होंने बताया। हालांकि हम अभी भी मायूस नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक असर होता है और दुनिया के सामने मुंह भी तो दिखाना पड़ता है। तो जो भी गलत कर रहा है उस पर कदगन जरूर लगेगी और लगनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।